आयोनाइजेशन एनर्जी ये एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, और इससे हमें एलिमेंट के बारे में कई तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको इंशाल्लाह हम इस वीडियो के एंड पर या अगली आने वाली वीडियो में देखेंगे। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove electron from valence shell of gaseous atom। तो यहाँ पे चंद चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, यानी एटम एब्जॉर्ब करता है। ये कभी भी नहीं होगा कि इस एनर्जी को एटम इवॉल्व करेगा, बल्कि हमेशा ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, नंबर वन। और दूसरी बात कि वो एटम जब हम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मेजर कर रहे होंगे, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। ये दो बातें अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए इस पूरी डेफिनेशन को हर लिहाज से समझना आसान हो जाएगा। पहली बात कि ये एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब ही क्यों होती है? तो एनर्जी एब्जॉर्ब इसलिए होती है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है। अच्छा, कैसे? तो ये देखें, हम एक सिंपल एटम अगर कंसीडर करें तो सिंपल एटम के अंदर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन को समझ सकते हैं, और आप जानते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद होती है। सो अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो जरूरी ये है कि पहले इस फोर्स को खत्म किया जाए, और फोर्स को खत्म करने के लिए, किसी चीज को तोड़ने के लिए, किसी चीज को वहां से बिल्कुल मिटाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये एनर्जी जो हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करवाते हैं, जो एनर्जी हम एटम को देते हैं, वो एनर्जी किस लिए देते हैं? ताकि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एटम के दरमियान इस कुव्वत को खत्म किया जा सके। वो कुव्वत जो एटम के न्यूक्लियस और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे कमजोर बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होता है। इसलिए सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज उसके साथ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे कमजोर होती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि एटम एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब करता है। दूसरी बात यह है कि एटम मस्ट बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट जब हम इसको मेजर कर रहे हों। वो इसलिए कि अगर एटम लिक्विड स्टेट में होगा या सॉलिड स्टेट में होगा तो फिर उस एटम के गिर्द दूसरे एटम भी मौजूद होंगे, और ऐसी सूरत के अंदर वो एटम फ्री नहीं होगा, बल्कि उस एटम के ऊपर दूसरे एटम्स की फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो हम जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज नहीं होगी, बल्कि वो पहले उन फोर्सेस को ब्रेक करने में यूज होगी जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान मौजूद हैं। जो उन एटम्स के दरमियान फोर्सेस मौजूद हैं, उन फोर्सेस को ब्रेक करने में यूज होगी। लेट्स से कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, तो जो एनर्जी हम सॉलिड सोडियम को प्रोवाइड करेंगे वो पहले उसे लिक्विड सोडियम में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको गैसियस सोडियम में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जाके कहीं वो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की मेजरमेंट की बात करें तो एटम मस्ट बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, बिकॉज उससे पहले जो एनर्जी हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि जैसा कि इस डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं, वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रही है। तो वो एनर्जी जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होती, उसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ फ्यूजन। इसी तरह से वो एनर्जी
जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती है वो कहलाती है हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो होगी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल होगी, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारा एटम गैसियस स्टेट में हो। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ लेंगे तब आप इस डेफिनेशन को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे। ना एक एग्जांपल, जैसे मैंने सोडियम की बात की तो मैं सोडियम की एग्जांपल दे सकता हूं। यहां पे सोडियम के केस के अंदर आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इट बिकम सोडियम आयन। और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे अब अपनी बुक से, अपने रेलेवेंट लिटरेचर से चेक कर सकते हैं उसकी वैल्यू क्या है। मैं इस वक्त इसकी वैल्यू लिख रहा हूं 496 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली फॉर मैग्नीशियम अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी देना पड़ेगी, और वो एनर्जी इसकी निस्बत ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी हम उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। और वो एनर्जी जो इस वक्त मैं वैल्यू लिख रहा हूं 738 किलो जूल पर मोल। सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिर्फ उस सूरत में अमल करेंगे जब नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते और जब शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं बढ़ता। हाँ, तीसरा इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट भी यहां पर रोल प्ले करता है। एंड फाइनली नेचर ऑफ ऑर्बिटल। हम जानते हैं कि एटम के अंदर s, p, d और f डिफरेंट ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, और नेचर ऑफ ऑर्बिटल भी यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। कैसे? सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। नेचर ऑफ ऑर्बिटल की अगर हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि s इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, वेयर एज p इज स्लाइटली अवे, d is more away and f is the farthest from the nucleus। f न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है। सो जितना वो न्यूक्लियस के करीब होगा मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस उतना स्ट्रांगली हेल्ड करता है। सो समझ लेना चाहिए कि s ऑर्बिटल के लिए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, और देन ऑन ये डी एफ जो है ये एफ ऑर्बिटल तक जो ये कम होती जाएगी। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल में फिर एक और चीज भी है कि जब ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होता है या हाफ फील्ड होता है, दे आर मच मोर स्टेबल, दे आर अंडर मच मोर स्टेबल स्टेट, और उस सूरत में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। फुल और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, और हम इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे ना। इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में देख लिया। अब इन तमाम फैक्टर्स को भी देखते हैं कि कैसा अपना रोल प्ले करते हैं, और उसको हम देखेंगे टेबल के अंदर, ग्रुप के अंदर बात करेंगे, और फिर हम पेड़ में बात करेंगे। तो ग्रुप के अंदर सबसे पहली जो चीज आपने याद करनी है वो ये याद करनी है कि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिक्रीज करती हैं। हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, सो एज शील्डिंग इफेक्ट भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। लेकिन इन दोनों के अलावा मोस्टली जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाती हैं वो तमाम प्रॉपर्टी जो है ग्रुप के अंदर डिक्रीज करती है। तो ग्रुप में सबसे पहले हमें याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब हम इसके रीजंस को डिस्कस करेंगे कि क्यों डिक्रीज करेगी। ऑब्वियसली अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है
कि आयोनाइजेशन एनर्जी करती क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो हम एटम को दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, उसका वहां पे काम क्या है। तो फिर आपके लिए ये समझना बहुत आसान है कि वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों करेगी। हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है। अब रेडियस के इंक्रीज करने से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। अब शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी अपना असर कैसे यहां पे डालेगा कि शील्डिंग इफेक्ट जब इंक्रीज करता है तो शील्डिंग इफेक्ट हमने कहा था कि ये दरअसल जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी रिपल्शन की वजह से होता है कि जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जबकि अंदर मौजूद न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है, इनर इलेक्ट्रॉन, ये अगर ज्यादा होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली रिपल्शन ज्यादा होगी, नतीजतन न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। तो अगर आप इन दो बातों को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों फैक्टर के नतीजे में न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाती है। न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाती है। एक डायग्राम इसके लिए बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये होता है। वैसे हम चलते हैं लिथियम से। सोडियम की तरफ और सोडियम से पोटाशियम की तरफ। So this is lithium, sodium and potassium. Now, अब ये देखें कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर अपनी फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसका साइज कम है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के करीब है, लेकिन इन कंपैरिजन सोडियम में क्या हुआ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चल जा चुका है, दूर हो गया है, क्योंकि अब इसमें 3 शेल आ चुके हैं और शेल ज्यादा होने से फासला रेडियस जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। मोरओवर अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ा, साइज भी बढ़ा। यहां पे देखें, यहां पे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला पहले से और ज्यादा हो गया। यहां इतना फासला था, यहां इतना है, और यहां देखिए कितना ज्यादा हो गया। सिमिलरली अब यहां 18 इलेक्ट्रॉन है जो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। सो शील्डिंग इफेक्ट भी अपना इफेक्ट डाल रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और साइज भी इंक्रीज कर रहा है। दोनों का नतीजा रेडियस इंक्रीज करता है और उसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो जाती है। सिमिलरली शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है और उसकी वजह से भी अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो जब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी, दैट मीन कि उसको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सो टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ लिथियम आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, सोडियम में कम एनर्जी लगानी पड़ेगी और पोटाशियम में और कम लगानी पड़ेगी। सिमिलरली नीचे चल जाएंगे, रुबिडियम में और कम और सीजियम में और कम। एंड दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि सीजियम इज द एलिमेंट विद लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। नो, अब जरा पीरियड को देखते हैं। इन सारी बातों को जरा ज़हन में रखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले पीरियड में याद रखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है।
अगर वहां डिक्रीज की थी तो यहां इंक्रीज की है। और ये क्यों है मैंने बता दिया कि रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट के अलावा, इनफैक्ट रेडियस को ही कंसिडर करें क्योंकि पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं करता, रेडियस को ही मेनली कंसिडर करें कि रेडियस के अलावा तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो ऑपोजिटली बिहेव करती है। रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, तमाम प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है इसके अलावा, रेडियस के अलावा। और लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज करता है, तमाम प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। नो ऐसा क्या है, तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेडियस की। तो रेडियस जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। रेडियस डिक्रीज करता है, तो उसी बात को ध्यान में रखें कि रेडियस के इंक्रीज करने से अट्रैक्शन कम हो रही है, तो रेडियस के डिक्रीज करने से इसका मतलब यह है कि अट्रैक्शन ज्यादा होगी। रेडियस के डिक्रीज करने से यानी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा तो वहां पे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, शेडिंग इफेक्ट की अगर हम बात करने वाला, तो शेडिंग इफेक्ट हम जानते हैं पीरियड में इफेक्ट नहीं होता, पीरियड में शेडिंग इफेक्ट सेम रहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि जब नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते तब नंबर ऑफ प्रोटॉन अपना इफेक्ट शो करते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पे अपना इफेक्ट शो करेंगे। क्या, किस तरह से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब इंक्रीज करते हैं तो अट्रैक्शन उससे भी इंक्रीज करेगी। और ये फैक्टर इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ शेल यहां पे सेम रह रहे हैं, नंबर ऑफ शेल यहां पे चेंज नहीं हो रहे, इसलिए। सो इसको भी एक डायग्राम में अगर हम समझना चाहें तो लिथियम एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर इन कंपैरिजन फ्लोरीन, बहुत छोटा एटम है, ऑलमोस्ट 69 पिकोमीटर इसका साइज होता है, 69 पिकोमीटर। और वो साइज क्यों कम हो रहा है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और वो एक ही बात है जो हम यहां पे कर चुके हैं कि नंबर ऑफ शेल सेम रह रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ते हैं, और प्रोटॉन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की जो ताकत है, प्रोटॉन की जो ताकत है वो ज्यादा होती है, लिहाजा वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और करीब आने की वजह से उसका साइज कम हो जाता है। अब साइज कम हो जाता है तो ये दोनों फैक्टर मिलकर जो है वो अट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। मतलब साइज कम हो गया है, न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा हो गई है, तो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बड़ा स्ट्रांग है। तो जब अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई है तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। सो यही वजह है कि लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करता है। बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 2 एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शंस क्या हैं? अगर हम इस चीज को ग्राफिकली देखें तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करती है। सो लेट्स स्टार्ट पीरियड नंबर 2। अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें तो लेट्स से कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ये 2 है हमारे पास, और इधर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एनर्जी भरेगी। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है तो बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा है। अब बेरिलियम के बाद आता है बोरान। तो रूल ये है कि बोरान की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट कि बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम होती है। और उसमें कसूर बोरान का नहीं है, उसमें कसूर बेरिलियम का है, और वो क्या है उस पर अभी हम बात करते हैं। नेक्स्ट, बोरान से कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और वो ज्यादा होती है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, उसकी एनर्जी मजीद ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा होती है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो ऑक्सीजन आता है उसकी एनर्जी नाइट्रोजन से कम हो जाती है।
अगेन यहाँ पे कसूर ऑक्सीजन का नहीं है, नाइट्रोजन का है। और वो क्या कसूर है उस पर हम आगे थोड़ी देर में बात करते हैं। और देन ये सामान इस तरह से आगे चलता है। और इसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन की एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा है और नियॉन की तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये हमें कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर नजर आते हैं और ये बड़े सिंपल बिहेवियर्स हैं, इसलिए बेसिक लेवल पर इनके बारे में बात करते हुए हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। तो हम देखते हैं कि ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 5 दे आर प्रॉब्लमेटिक। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग विद ग्रुप नंबर 8 कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और ये कंपैरेटिवली क्यों ज्यादा होती हैं? दैट इज व्हाट जिसको मैंने कहा था नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ये अपना इफेक्ट शो करता है यहां पे। और क्या इफेक्ट शो करता है? अगर हम ग्रुप नंबर 2A की कंफिगरेशन करना चाहें और जब हम किसी पूरे ग्रुप की कंफिगरेशन करते हैं तो याद रखें कि हम सिर्फ वैलेंस शेल को लिखते हैं। हम ऑब्वियसली हर एटम की अपनी कंफिगरेशन होती है, तो ग्रुप की कंफिगरेशन जब हमने करनी है तो हमने सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल को लिखना होता है। तो ग्रुप की कंफिगरेशन करते हुए हम इसको लिखेंगे NS2, यानी इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो S सब शेल में होते हैं। इसके ग्रुप की कंफिगरेशन अगर हम करेंगे, पूरे ग्रुप की कंफिगरेशन तो क्या होगी? NS2 NP3 मींस कि इसके वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s ऑर्बिटल में 2 और p ऑर्बिटल में 3। आपकी आसानी के लिए मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पर किसी एक एलिमेंट को भी, जैसे कि यहां पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, बरीलियम को मैं लिख देता हूं। और बरीलियम आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 4 होता है, कंफिगरेशन 1s2 2s2। नोट करिएगा, वैलेंस शेल में आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों s ऑर्बिटल में है। सिमिलरली यहां अगर मैं नाइट्रोजन को लिख दूं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3। नोट करें, वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 और p में 3। नाउ हम ये कह रहे हैं कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है, जो कि कम होनी चाहिए। क्यों ज्यादा है? नोट करें, आखिरी ऑर्बिटल जो है, लास्ट ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल, इस केस में कंप्लीटली फिल्ड है और इस केस के अंदर हाफ फिल्ड है। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 2 ही मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, p ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप जानते हैं p ऑर्बिटल आगे डिवाइड होता है px py और pg में, और 2 2 2 यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो p ऑर्बिटल में टोटल 6 आते हैं, इस वक्त 3 मौजूद है, तो ये हाफ फील्ड है। और मैं पहले बता चुका हूं कि फुल और हाफ फील्ड जो होते हैं दे आर स्टेबल। जब ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल फुल या हाफ फील्ड होता है तो वो स्टेबिलिटी को शो करता है। तो यहां पे ये स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है, और इस स्टेबिलिटी की वजह से जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी यहां पे दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर रही होती, बल्कि इनिशियली वो एनर्जी रिक्वायर होती है टू ब्रेक द स्टेबिलिटी, ब्रेक द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, उसको ब्रेक करने में और उसको खत्म करने में वो इन्वॉल्व होती है। तो कुछ अमाउंट स्टेबिलिटी के अगेंस्ट, स्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए, और कुछ अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दैट इज वाई इन 2 पर्टिकुलर केसेस के अंदर ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। और व्हाट अबाउट द 8A में तो आप देख सकते हैं वहां पे तो सिंपली उसका ना सिर्फ ऑर्बिटल कंप्लीट है बल्कि ऑर्बिट भी कंप्लीट है, सब शेल ही नहीं, शेल भी कंप्लीट है। सो उसमें फिर वाकईतन जो है बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की हैं। कुछ चीजें और भी आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से मैं अगली आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। अल्लाह हाफिज़।